स्वागत है बच्चों आप सभी का दी बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं हम शुक्राणु की संरचना। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं शुक्राणु। उससे पहले हम एक चीज समझेंगे, जब इसे हम कहते हैं बेटा स्पर्म यानी शुक्राणु। आप समझिए शुक्राणु सदैव एन यानी अगुणित होते हैं। अगर आपको नहीं पता हो कि अगुणित और द्विगुणित क्या होते हैं तो आप इस चीज को थोड़ा समझिए। देखिए एन और 2n का मतलब क्या है। जब हम कभी भी देखें एन एन 2n, देखिए एन और 2n की जब हम बात करते हैं तो एन को हम बोलते हैं बेटा हैप्लॉइड यानी अगुणित, और बेटा हम 2n को क्या बोलते हैं। हम 2n की बात करें तो 2n हमारे लिए होता है द्विगुणित। मतलब क्या है सर इसका, क्या है अगुणित द्विगुणित एन 2n। देखो फॉर एग्जांपल हम यूज अगर बात करें तो अगर ह्यूमन सेल की हम बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। जब भी आपको बोला जाए 46 तो इसका मतलब आपको 2n दिया हुआ है, और n की वैल्यू बात करें तो कितनी निकल के आएगी। 2n इज इक्वल टू अगर 46 है देन n विल बी 23। n का मतलब है, देखें 46 का मतलब है हम सभी जानते हैं मनुष्य की कोशिका के अंदर 23 जोड़ी कोशिका पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी का मतलब हुआ 23 इंटू 23, 23 प्लस 23 सॉरी, मतलब 46। यानी अगर एक हैप्लॉइड सेल की मैंने बात की तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल सेल से कितने होंगे बेटा, हाफ होंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं शुक्राणु की तो शुक्राणु एक कैसी संरचना है, शुक्राणु एक अगुणित संरचना है। तो शुक्राणु की बात करें, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा वृषण के अंदर। वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इनका निर्माण होता है, वहां की जर्म सेल्स के द्वारा होता है। चलिए किसी और टॉपिक में या किसी और लेक्चर में हम इसको बात करेंगे कि शुक्राणु जनन क्या है, शुक्र जनन क्या है, कैसे शुक्राणु बनता है, कैसे एन रह जाता है, वो सारी। फिलहाल हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु की अगर हम बात करें तो शुक्राणु के कंप्लीट बॉडी को हम जो है मेजर 3 पार्ट्स में हम बेटा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिसमें एक पार्ट होता है हेड, दूसरा एक नेक, तीसरा मिडिल पीस और चौथा टेल। यानी स्पर्म की बॉडी को, शुक्राणु की बॉडी को हमने कितने पार्ट्स में बांटा, हमने टोटल 4 पार्ट्स में हम बात कर रहे हैं। पहले को हमने बोला शीर्ष यानी हेड, दूसरे को हमने बोला नेक यानी ग्रीवा, तीसरे को हम क्या बोल रहे हैं मिडिल पीस, और चौथे को बेटा हम बोल रहे हैं टेल। इसे हम कहेंगे शीर्ष, इसे हम कहेंगे ग्रीवा, इसे हम कहेंगे मध्य भाग, और इसे हम कहेंगे पुच्छ या पूंछ। चलिए यानी स्पर्म की बॉडी को हमने टोटल 4 पार्ट्स में बांटा। एक हमारा क्या हुआ, शीर्ष हुआ, एक हमारा ग्रीवा, एक हमारा मिडिल पीस और एक हमारा पूंछ। यानी टोटल 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है इनमें, क्या क्या देखने के लिए हमें मिलता है सॉरी। देखिए बात करते हैं जब हम शुक्राणु के स्ट्रक्चर की तो हमें बात करते हैं हम सबसे पहले हेड की। हेड के अंदर हमारे लिए 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक मिलता है एक्रोसोम, एक होता है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है। देखिए शुक्राणु चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। सबसे मेन चीज इसे हम कहते हैं एक्रोसोम, इसे हम कहते हैं बेटा अग्रपिंडक। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अग्रपिंडक। और बेटा क्या होता है एक्रोसोम में, देखें एक्रोसोम की जब हम बात करते हैं तो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा स्पर्म लाइसिन एंजाइम। स्पर्म लाइसिन एंजाइम कौन कौन से, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प कराते हैं स्पर्म को, जिससे ये ओवम की वॉल को यानी अंडाणु की भित्ति को क्या कर पाए, भेद पाए, और जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो पाए। और स्पर्म लाइसिन में इसमें क्या क्या होता है बेटा, इसमें होता है देखो एक्रोसिन, इसमें प्रेजेंट होता है कोरोना रेडिएटर पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। यानी एक्रोसोम के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, स्पर्म लाइसिन, एक्रोसिन, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम और हाइल्यूरोनिडेज। यानी और ये इनका काम क्या है, ये हेल्प कराते हैं, ये क्या कराते हैं बेटा, ये हेल्प कराते हैं
किसको? ओवम यानी अंडाणु की भित्ति को भेदने में यानी अगर ये ओवम है तो इसकी ये स्पर्म लाइसिन इसको क्या करते हैं? इसको गलाने का काम करते हैं, जिससे ये अपना क्रोमोसोमल मटेरियल जो है अंडाणु के कोशिका द्रव्य में क्या कर पाए? ट्रांसफर कर पाए। तो ये है एक्रोसोम। यहाँ से एक हमारे लिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बड़ा बनता है कि एक्रोसोम बेसिकली किसका रूपांतरण है? एक्रोसोम अगर हम बात करें तो ये बेटा ये गोल्जी बॉडी का बना होता है। किसका? गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। गोल्जी बॉडी का ये क्या है बेटा? मॉडिफिकेशन है। ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, याद रखेंगे। एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले पार्ट पर, जो है हमारा न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ये है बेसिकली वो जिसके अंदर फादर की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब फादर की इनहेरिटिक इंफॉर्मेशन होती है। पिता के द्वारा गुणसूत्र पर क्या क्या आ रहा है, किसका जीन आ रहा है, हाइट का आ रहा है, ये सारी चीजें जो पूरा इंफॉर्मेशन जो हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो पिता से मिलता है या पिता के से अपनी समानताएं प्रदर्शित करता है, वो बेटा इसी के कारण होता है। यानी इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है पिता की इन्फो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रीवा वो होता है जहां पर एक्रोसोम मिडिल पीस से क्या होता है बेटा? अटैच होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्रोसोम अटैच होता है। ठीक है। मिडिल पीस की अगर हम बात करें तो मिडिल पीस में ये देख पा रहे हैं, मिडिल पीस में इन स्ट्रक्चर्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये वलयाकार, ये सर्पिलाकार जो बेटा स्पाइरल शेप्ड है, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा ही खास माइटोकॉन्ड्रिया हम सभी सुनते आए हैं, हम सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है क्या नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, अर्थात कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहां लिखा भी है एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। तो इसका कार्य भी यही है। ये क्या करता है? जब शुक्राणु जब मादा के गर्भाशय में बेटा क्या करता है? पहुंचता है। ठीक है। ये अगर मैं यूट्रस बनाऊं तो जब ये स्पर्म पहुंचते हैं तो इन्हें पहुंचना होता है फर्टिलाइजिंग साइट तक, जहां पर ओवम वेट कर रहा है। अब जब इन्हें वहां तक पहुंचना है तो ऑब्वियस सी बात है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है भाई। इतना तो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि अगर कोई काम हो रहा है तो ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है भाई। किसी वर्क को एफिशिएंसी जो उसकी है वही तो है क्या? एनर्जी है। यानी काम है तो भाई एनर्जी होगा। मैं अभी हिल डुल पा रहा हूं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। मेरे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ हो रही है? मेरी सेल्स में। सेल्स में कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है भाई? वहां हो रहा है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन। वहां क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है। अगर इसको मैं देखूं तो C6H12O6 6O2 gives out 6CO2 plus 6H2O plus ATP। ये बना ना ATP। ATP को हम क्या कहते हैं? ATP को हम कहते हैं बेटा करेंसी ऑफ द एनर्जी। क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ द एनर्जी। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? ATP। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहां पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना। किसके लिए? स्विमिंग के लिए। स्विमिंग कहां? अभी हमने देखा फीमेल के यूट्रस में फर्टिलाइजेशन साइट तक जाने के लिए, ओवम तक पहुंचने के लिए स्पर्म को तैरना पड़ता है, और तैरने के लिए इसे एनर्जी चाहिए, और वो प्रोड्यूस करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां अगर हम देखें मिडिल पीस के पास तो हमें ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं बेटा सेंट्रियोल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। क्या कराते हैं? ये बेटा फॉर्मेशन कराते हैं एक्सियल फिलामेंट का। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेल। टेल की अगर हम बात करें पूंछ, तो देखिए पूंछ जो होती है ये विप लाइक स्ट्रक्चर है। विप मतलब चप्पू। ये चप्पू की तरह काम करती है। ये मूवमेंट कराने का काम करती है। स्पर्म को क्या कराती है? स्पर्म को तैराने में हेल्प करती है। ये बनी किसकी होती है? हमने देखा ये सेंट्रियोल, और ये इसके बीच में एक तंतु चला आ रहा है। इस तंतु को कहा जाता है बेटा अक्षीय तंतु, या फिर इसको हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट। इसको हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। ठीक है। तो एक्सियल फिलामेंट ये जो निकला हुआ है ये बना होता है सेंट्रियोल्स का, और टेल का काम होता है स्पर्म को फीमेल के यूट्रस में हेल्प कराने के लिए। एक बार अगर हम इसको पुनः रिकैप करें तो स्पर्म की अगर हम बात करें तो सबसे खास बात, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पर्म के फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन। शुक्र जनन नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस 2 अलग टर्म्स हैं, दोनों का अलग मतलब है। ठीक है।
स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसा है, स्पर्म एन है, एन का मतलब अगुणित सेल है, इसका मतलब एक स्पर्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं बेटा, 23। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23। भाई फादर की तो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, जब स्पर्म के 23, ओवम के 23, तभी ना जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 होंगे। और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा, टेस्टिस में, यानी वृषण में। वृषण में भी पूछ लिया जाए तो कहाँ होता है बेटा, शुक्रजनक नलिकाओं, जिन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है, वो जर्मिनल एपिथीलियम के रिजल्टेंट होता क्या है, इसके अंदर माइटोसिस होता है, उससे स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर मियोसिस होता है, और मियोसिस के रिजल्टेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर अगेन मियोसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू द स्पर्म स्ट्रक्चर, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्म, यानी उसे हम क्या कहते हैं, शुक्र। तो याद रखें, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे टेस्टोस्टेरोन उसमें रोल निभाता है। तब तक के लिए बेहतर तरीके से पढ़िए, क्योंकि याद रखिएगा यही रातें हैं, यही दिन हैं, इनको एक एक दिन, एक एक रात को ऐसे काउंट कराइए कि जब भी आप पलट के अपने रिजल्ट को देखें, खुद को देखें, जब सोचें अपने बारे में, तो आपको प्राउड, आपकी आंखों में वो चमक होनी चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की थी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आगे के लेक्चर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।